कहलाता है ब्रीदिंग। तो जैसे सारा फंक्शन, बॉडी का सारा फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो हम लोगों का जो ब्रीथिंग है इट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये भी नर्वस सिस्टम ही रेगुलेट करता है इसको। तो नर्वस सिस्टम को में रेस्पिरेटरी सेंटर्स है जो regulate the breathing process. There are certain specialized areas which are called respiratory centers, and they are present in the medulla oblongata and the pons. जब हम लोग ह्यूमन ब्रेन पढ़ते हैं तो मान लीजिए कि ह्यूमन ब्रेन में तो 3 पार्ट है, प्रोसेंसेफलॉन, मेसेंसेफलॉन एंड ट्रोमेसेफलॉन। प्रोसेंसेफलॉन में सबसे आगे का हिस्सा है राइनोसेफलॉन that develops into olfactory lobe. The middle part of the prosencephalon is the telencephalon which develops into cerebrum, and the posterior part of the prosencephalon is the diencephalon, also called thalamencephalon. And then the mesencephalon that develops into midbrain, जिसमें optic lobes हैं. There are 4 small and solid optic lobes called corpora quadrigemina. तो अब जो पोस्टीरियर लोब है प्रोसेंसेफलॉन, उसमें हम लोग देखते हैं प्रोसेंसेफलॉन में मेसेंसेफलॉन और रोमेनसेफलॉन। रोमेनसेफलॉन में जब हम लोग देखेंगे तो 2 पार्ट है। एंटीरियर रीजन ऑफ द रोमेनसेफलॉन is the metencephalon that develops into medulla posterior part of the brain that is called hindbrain has anterior region cerebellum and posterior region medulla oblongata. तो हम लोग जानते हैं कि cerebellum में हम लोग जानते हैं कि सेरेबेलम का जो फ्लोर है, जैसे मान लिया डस्टर हम लोग कह रहे हैं सेरेबेलम का काम होता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इट इज मोस्ट डेवलप्ड इन बर्ड्स और बर्ड के बाद दूसरे नंबर पे मैमल्स। तो सेरेबेलम में दिस फ्लोर और वेंट्रल साइड इज नोन एज pons varoli. ये नर्व प्लेक्सस होता है, नर्व नेक्स्ट होता है which is called pons varoli. जैसे डस्टर का ये पैड है, इसको मान ले इट इज द pons varoli, शॉर्ट में कहते हैं pons। और इससे नीचे का ये हिस्सा ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये सेरेबेलम, दिस पेन इज मेडुला ऑब्लोंगाटा और यहाँ बीच में है ये pons। तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो सबसे इम्पोर्टेंट है that is pneumotaxic center. This one, ये pneumotaxic center। अब नाम से भी मालूम हो रहा है pneumotaxic, तो it detects the chemical nature of the blood। अगर ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा है, यानी if the PCO2 is greater in the blood, partial pressure of CO2 indicates the percentage of the CO2 in the blood। तो अगर किसी कारण से ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ता है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर becomes active। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिव होता है और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जब एक्टिव होगा तो ये 2 लेवल इंपल्सेस भेजेगा। एक तो एक्साइटेटरी मोटर इंपल्सेस और दूसरा इनहिबिटरी मोटर इंपल्सेस। तो मान लें कि जो इस बार मान लें कि ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है, इस सेरेबेलम को मान लें अब इस बार मेडुला ऑब्लोंगाटा है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा का ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल साइड में सेंटर है जिसको डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं और ये है वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। एक तो था न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट अबव द मेडुला ऑब्लोंगाटा और कह सकते हैं ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द सेरेबेलम दैट इज कॉल्ड pons, और दूसरा 2 सेंटर है, एक तो डॉर्सल सेंटर दिस वन और ये वेंट्रल सेंटर। तो डॉर्सल सेंटर नाम से मालूम है इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा
and ventral center on the ventral side of medulla oblongata. And these two centers means dorsal and ventral respiratory centers, which are present on the dorsal and ventral side of medulla oblongata, are connected to the pneumotaxic center, which is present in the pons. ये प्रेजेंट होता है पॉन्स में। तो यहाँ पे हमने लिखा है increased PCO2 in the blood. Whenever the partial pressure of CO2 increases in the blood, the pneumotaxic center becomes active. It sends two types of motor impulses, excitatory motor impulses to the dorsal respiratory center, which is present on dorsal side of medulla oblongata, and inhibitory motor impulses. देख सकती है ये inhibitory है। Inhibitory motor impulses to the ventral center of the medulla oblongata. अब इस डायग्राम में आप देखिए तो this dorsal respiratory center is connected to the external intercostal muscle. Last class में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि whenever the external intercostal muscles contract, the ribs and sternum move upward and outward. It removes the pressure upon the lungs from ventral and lateral sides, and at the same time the radial muscles of the diaphragm contract, making the diaphragm flat. Otherwise the diaphragm is dome shaped in relaxed condition. When the radial muscles contract, it becomes flat. So आप देखिए जब यहाँ से ये dorsal center active होगा, तो it will send the motor impulses to the external intercostal muscle. So ribs and sternum will move upward and outward. It will release the pressure upon the lungs from ventral and lateral side. और दूसरा ये भेजेगा impulse to the radial muscles of diaphragm. So radial muscle will contract, the diaphragm will become flat. It will remove the pressure upon the lungs from posterior side. So lungs are spongy. Lungs spongy है, दबा हुआ है. Lungs are pressurized from the ventral side by sternum. This is the chest bone, which is the part of our pectoral girdle, and laterally they are compressed by the ribs and posteriorly by diaphragm. तो ये पूरी तरह से pressurized है. जैसे ही pressure हटेगा, lungs will get distend. Lungs अपने normal size में आएगा. तो lung जब distend करेगा, तो lung के अंदर alveoli, which are actually 3 to 3.5 million in number, will become slightly larger. So intra-alveolar pressure, alveoli के अंदर जो air pressure है, वो decrease करेगा with respect to atmospheric pressure, and the atmospheric air will enter into alveoli, makes the inhalation will occur. So whenever the pneumotaxic center becomes active, और कब active होगा? The blood में PCO2 की मात्रा बढ़ेगी, तो ये excitatory impulse भेजेगा तो dorsal center active हो जाएगा, तो ये motor impulse भेजेगा to the external intercostal muscle, जो हम intercostal यानी ribs के बीच का last class में discuss किया था. और दूसरा radial muscles और diaphragm. नतीजा क्या होगा? Inhalation यानी सांस लेना. Inhalation continues for about 2 seconds. यानी 2 सेकंड तक ये inhalation जारी रहेगी. और इस बीच में एटमॉस्फेरिक एयर पहुंच चुका है alveoli में, और वहां पे एक्सचेंज हो रहा है. alveoli के अंदर एक्सचेंज हो रहा है, यानी alveolar air से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर रहा है into the capillaries surrounding the alveoli, और capillary which are surrounding the alveoli releases the CO2 into the alveoli, यानी exchange of gases. तो जैसे ही ब्लड में CO2 की मात्रा कम होगी, बिकॉज CO2 ब्लड से कहाँ डिफ्यूज कर दिया? alveoli में. तो जैसे ही CO2 का लेवल कम होगा और दूसरे शब्दों में कहें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, तो pneumotaxic center will stop its function. pneumotaxic center अब काम करना बंद कर. तो एक चीज ध्यान में रखना है कि pneumotaxic center को स्विच ऑन करने के लिए जरूरी है ब्लड में CO2 का लेवल ज्यादा होना, और इसको स्विच ऑफ करने के लिए जरूरी है ब्लड में CO2 का लेवल कम होना या ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा. तो जब ये डॉर्सल सेंटर को एक्टिवेट कर रहा था, ठीक उसी समय ये वेंट्रल सेंटर को इनहिबिट कर रहा, यहाँ से इनहिबिट कर रहा. अब जैसे ही ये इसका फंक्शन बंद होगा, pneumotaxic center will become inactive. तो ये तो
काम करना बंद कर दिया डॉर्सल सेंटर, यानी फर्दर इनहेलेशन विल बी चेक, बट द वेंट्रल सेंटर विल बिकम एक्टिव। वेंट्रल सेंटर एक्टिव हो जाएगा और हम लोग देख रहे हैं कि मोटर इंपल्स भेजता है टू द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल्स, और ये जो एब्डोमिनल रीजन का मसल है, पेट के मसल को। तो अब जब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ribs and sternum will move inward and down. They will pressurize the lungs from ventral and lateral sides. And at the same time, पेट का मसल, abdominal muscle will contract. तो जब abdominal muscle contract करेगा, मान लीजिए कि abdominal muscle पेट का contract कर रहा है, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो जितने भी abdominal organ हैं, जैसे stomach या दूसरा organ, they will pressurize the diaphragm. ऊपर की ओर ये पुश करेगा and diaphragm will become relaxed. Due to the contraction in the abdominal muscle, the pressure will be exerted upon the stomach. The stomach will pressurize the diaphragm upward and it will help in the relaxation of diaphragm. Since diaphragm will become dome shaped, so it will pressurize the lungs from posterior side. तो जब सामने से वेंट्रल साइड से और लैटरल साइड से रिब्स और स्टर्नम दबाव डाल रहा है और नीचे से डायफ्राम दबाव डाल रहा है, तो हम लोग जानते हैं अल्वेओलाई के चारों ओर इलास्टिक फाइबर्स हैं व्हिच हैव रिकॉइलिंग कैपेसिटी। तो जितना स्ट्रेचिंग हुआ था उतना ही रिकॉइल करेगा, और जब रिकॉइल करेगा तो अब इंट्रा एल्वेओलर प्रेशर बढ़ेगा and due to this increased pressure the air will be forced out. The process is called exhalation and it will continue for about 3 seconds. ये exhalation जारी रहेगा 3 सेकंड तक। तो जब तक सांस हम लोग छोड़ते हैं तब तक फिर ब्लड में टिश्यू से CO2 रिलीज हो जाता है और ब्लड का ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेता है। टिश्यू को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो रिलीज कर देता है CO2 इन द ब्लड, यानी ब्लड CO2 लेवल क्या होगा, बढ़ गया और फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिव हो गया। तो 2 मिनट इनहेलेशन हुआ, उसके बाद ये स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया। उसके बाद 3 सेकंड, 2 सेकंड इनहेलेशन, उसके बाद 3 सेकंड एक्सहेलेशन हुआ और एक्सहेलेशन के बाद फिर ये एक्टिव हो गया। तो 2 सेकंड इनहेलेशन, 3 सेकंड एक्सहेलेशन, टोटल ड्यूरेशन इन सिंगल ब्रीथिंग इज about 5 seconds, and that's why the rate of breathing is 12 per minute. हम लोगों ने adult male में it is 12 per minute, हालांकि females में it is about 13 to 15 per minute, slightly greater. तो उस पर हम लोग बात करेंगे। फीमेल के ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, जैसे मेल में हीमोग्लोबिन है about 15 ग्राम पर 100 ml और फीमेल के ब्लड में 13 ग्राम पर 100 ml। अब अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो आरबीसी ज्यादा है, तो नंबर ऑफ आरबीसी इन केस ऑफ एडल्ट में इज अबाउट 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर और एडल्ट फीमेल में इट इज अबाउट 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन का जो कैरिंग कैपेसिटी है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के लिए, वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है। तो अब अगर टोटल आउटपुट इक्वल रखना है तो फीमेल में हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट दोनों थोड़ा ज्यादा हो, इस पर आगे बात भी करेंगे। एनीवे, तो फिर से देख लीजिए, जब कभी भी ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ेगा, pneumotaxic center which is present in the pons is the part ventral to the cerebellum, it will become active. It will send 2 types of motor impulses, excitatory to dorsal center and inhibitory to ventral center. Dorsal and ventral respiratory centers are present on the dorsal and ventral sides of the medulla oblongata respectively. Our dorsal center will send motor impulses to external intercostal muscles as well as the radial muscles of diaphragm, resulting into inhalation, which will continue for about 2 seconds. Meanwhile, the level of the CO2 in the blood will decrease and it will check the function of the pneumotaxic center, means it will become inactive. And once it becomes inactive, the ventral respiratory centers become active because इसको वही रोके हुआ, तो वो inactive हो गया तो active हो गया। और ये motor impulse देगा internal intercostal muscles of that, ये ribs का
और एब्डोमिनल मसल, और अभी हम लोगों ने कहा इट कॉजेज एक्सहेलेशन। तो 2 सेकंड इनहेलेशन, 3 सेकंड एक्सहेलेशन। एक चीज बराबर ध्यान रखना है कि इनहेलेशन और इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, whereas exhalation or expiration is passive process. अब एक्टिव प्रोसेस कहेंगे, कोई भी फंक्शन होगा, बॉडी का कोई भी फंक्शन होगा, उसमें एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, बिना एनर्जी तो कोई काम नहीं। लेकिन अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तब हम लोग कहेंगे एक्टिव प्रोसेस, और अगर थोड़ा कम एनर्जी खर्च है इट इज पैसिव प्रोसेस। और एक चीज और ध्यान रखना है कि एक्टिव प्रोसेस ऑलवेज कंप्लीट्स इन शॉर्टर ड्यूरेशन। जहां भी एक्टिव प्रोसेस होगा तो ड्यूरेशन कम होगा, और पैसिव प्रोसेस थोड़ा सा धीमा हो, इट विल टेक लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे हम लोग हार्ट बीट करते हैं तो हार्ट में सिस्टोल, ventricular systole, it is active process. It requires greater amount of energy. It pumps the blood into the aorta, whereas the ventricular diastole is the passive process. It is slightly slow. ये थोड़ा धीमा, चाहे ऑरिकल का सिस्टोल हो या डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल is always shorter in duration, diastole is longer in duration. तो एक्टिव प्रोसेस जहां भी होगा it requires greater amount of energy and it completes in shorter duration, or passive process requires longer duration and lesser amount of energy. तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स सेंटर्स। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स सेंटर, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर कहते हैं। And these stretch receptors are present in the wall of the trachea. Trachea को हम लोग पढ़ चुके हैं। मान लें कि ये trachea है, अगर ये मान लें it is trachea, तो trachea है, ये bronchi में divide किया, तो trachea के wall में receptors हो। These receptors are called Hering-Breuer reflex centers. Hering-Breuer reflex centers. And these are actually stretch receptors. Stretch receptor आप समझते हैं कि तनाव को में डिटेक्ट करता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, एयर इंटर करेगा ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के वॉल में डिस्टेंशन, ट्रैकिया का वॉल फैलेगा ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो वॉल जब फैलेगा तो इसके वॉल में मौजूद ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स दे विल बिकम एक्टिव। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएगा and they will send inhibitory motor impulses to the dorsal center. ये inhibitory motor impulse किसको भेज रहा है? dorsal center, और dorsal center को ये चेक कर। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग सांस लेते रहेंगे लंग्स में, लंग्स फैलता रहेगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होने लगता है, यानी ज्यादा एयर जाने लगता है ट्रैकिया से, तो ट्रैकिया के वॉल में स्ट्रेचिंग हो जाएगा, वहां पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव होगा and they will send motor impulses, inhibitory motor impulses to the dorsal center. Dorsal center के फंक्शन को रोक देगा, यानी further inhalation will be checked. तो एक चीज ध्यान रखना है कि inhalation is checked by two factors. First, increase in the level of PO2, यानी partial pressure of oxygen in the blood, और कहें decrease in the PCO2 in the blood, ये पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर excessive stretching in the wall of the trachea during inhalation, तो ये बंद कर देगा, 2 सेकंड तक काम करेगा, अगले 3 सेकंड तक बंद रहेगा, फिर 3 सेकंड के बाद ये एक्टिव होगा, और ये प्रोसेस है। तो अब हम लोग अगर डिस्कस करें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of breathing, breathing में के रेट को अफेक्ट करने में कौन-कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है? तो एक तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा PCO2 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है PCO2। Whenever the partial pressure of CO2 increases in the blood, the breathing rate becomes greater। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि breathing और heart,
ये दोनों एक दूसरे से मिला। हार्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं इट इज डबल सर्किट। हार्ट में दो सर्किट है, एक तो पल्मोनरी सर्किट और दूसरा सिस्टेमिक सर्किट। तो हार्ट को आप लंग से अलग कर नहीं सकते। हार्ट का जब ऑपरेशन होता है तो हार्ट लंग मशीन पर उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है पेशेंट को, तो नहीं तो उसका डेथ हो जाए। दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, कोऑर्डिनेशन है। तो जब कभी भी हार्ट बीट बढ़ेगा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, या यूं कहें ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो हार्ट बीट भी बढ़ेगा, और घटेगा तो दोनों एक साथ घटेगा। तो जब कभी भी CO2 के लेवल बढ़ेगा, आप कैसे देखिए, अगर कोई पर्सन फिजिकल वर्क कर रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है और CO2 ज्यादा रिलीज हो रहा है ब्लड में, तो ब्रीदिंग रेट क्या बढ़ता है। ज्यादा अगर फिजिकल वर्क कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा रहेगा, ऑक्सीजन बार बार यूटिलाइज हो रहा है और CO2 का लेवल क्या बढ़ रहा है, और जैसे CO2 का लेवल बढ़ेगा ब्रीदिंग रेट बढ़ और हार्ट बीट भी बढ़। मान लें किसी को प्योर ऑक्सीजन इनहेल कराना है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन होता है? नो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर सपोज दैट किसी पर्सन को प्योर ऑक्सीजन इनहेल करना, तो अगर प्योर ऑक्सीजन इनहेल कराइएगा तो उसके ब्लड में PO2 का लेवल बढ़ जाए, PO2 विल इंक्रीज एंड इट विल चेक द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, यानी ब्रीदिंग विल बी स्टॉप। तो एक कंडीशन आता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा अगर कोई डीप इनहेलेशन परफॉर्म करके बाहर आ तो थोड़े समय के लिए ब्रीदिंग रुक सकता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपनिया। निया टर्म आता है ब्रीदिंग। एक्सेसिव इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन may temporarily stop the pneumotaxic center as well as the breathing process. That condition is called apnea. तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि दो फैक्टर आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया है कि CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। तो अब बात करें तो एक्सरसाइजेज करेंगे, फिजिकल वर्क करेंगे, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। अगर हम लोग एल्टीट्यूड पे जाए, हाइट पे जाएंगे, तो हाइट पे वहाँ पे एयर थिन है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है, तो जैसे ग्राउंड लेवल पे, सी लेवल पे अगर एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है, तो हो सकता है हाइट पे वो 2 ही मॉलिक्यूल से अटैच हो, 3 ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से अटैच हो। तो इन दैट कंडीशन ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करने के लिए ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट दोनों क्या बढ़ेगा। हम लोग आज बात करेंगे एक्लेमेटाइजेशन, इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल। तो हाइट पे जाएंगे तो ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा। डायगोनल वेरिएशन दैट इज द सर्कैडियन रिदम इन बायोलॉजिकल। हम लोग डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक इट इज द कीमोसेंसरी सिस्टम व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। हम लोगों के बॉडी का एक इंटरनल टाइमिंग या रिदम है which is independent of the exogenous rhythm। जैसे हम लोग कहते हैं कि auricular systole completes in 0.1 second and auricular diastole in 0.7 second। तो ऐसा या ventricular systole in 0.3 second, ventricular diastole in 0.5 second और total duration रहता है 0.8 second। आगे बात करेंगे 3 सेकंड नहीं हो के 3 सेकंड हो जाए, 30 सेकंड हो जाए, ये आपकी टाइमिंग कैसे मेंटेन होता है। हम लोग कहते हैं स्लीप ड्यूरेशन होता है नॉर्मली 7 to 8 आवर्स एडल्ट में। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक बार सोए तो एकदम 20 घंटे तक सोते रहते, कैसे नींद खुल जाती है। हम लोग रेट ऑफ इम्पल्स का ऑरिजिन पढ़ेंगे तो एक इम्पल्स को जनरेट करने में लगभग वो पढ़ेंगे हम लोग मिली सेकेंड लगेगा, 3 to 4 मिली सेकेंड। आखिर कैसे नहीं समझ। हम लोग डाइजेशन फूड लेते हैं और प्रोटीन का डाइजेशन का जो वो है सबसे ज्यादा है फैट के डाइजेशन में 6 से 8 घंटा लग सकता है। प्रोटीन का अलग लिया है, ज्यादा प्रोटीन डाइट लिया है तो 4 से 5 घंटा लग सकता है। कार्बोहाइड्रेट लिया है तो 1.5 से 2 घंटा,
2.5 घंटे में डाइजेशन हो जाए। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि फूड ले लिया और डाइजेशन में 4 दिन लग गया, 5 दिन लग। तो जितना भी फंक्शन है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का, उसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, रिदम है। हम लोग तो बाहर अपना काम करते हैं, घड़ी देखते हैं कि हाँ इतना टाइम हुआ, 9 बजा तो क्लास शुरू होता है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर ये कैसे हो रहा है कि इतने सेकंड में सांस अंदर ले रहे हैं, उतने सेकंड में छोड़ रहे हैं, ये कौन देख रहा है? एलिमेंट्री कैनाल अपना काम कर रहा है, डाइजेशन ये कौन मेंटेन कर रहा है? तो एक्चुअली इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन है, इस पर बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसमें अभी 3 साल पहले 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिला। तो बायोलॉजिकल क्लॉक इज द कीमोसेंसरी सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एंड एवरी सेल। ये साइटोप्लाज्म में 2 डिवीजन है, एक सर्कैडियन रिदम और दूसरा सर्कैनुअल रिदम। सर्का मीन्स साइकिल, डैश मीन्स डे, सर्का फॉर साइकिल, dash for day. Daily cycle means all those functions which are repeated at the interval of about 24 hours have been kept under circadian rhythm, and all those functions which are repeated after 24 hours are called circannual. जैसे migration in birds, breeding season in animals, flowering in particular season in season, ये सब example है circannual. और अगर हम लोग कहें बॉडी का फिजियोलॉजी, जैसे ब्रीदिंग है, ये अमाउंट ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, या नंबर ऑफ आरबीसीज है, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन है, ब्लड प्रेशर है, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सर्कैडियन रिदम। 24 घंटे में एक बार पीक पर जाएगा और एक बार नॉर्मल। तो अगर हम लोग ब्रीदिंग को देखें, तो जब हम लोग रात में सोते हैं तो धीरे धीरे बॉडी तो रेस्ट में चला गया, धीरे धीरे एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होता गया, और मॉर्निंग में एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया, सारा फिजियोलॉजी नॉर्मल। रेट ऑफ हार्ट बीट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, रेट ऑफ हार्ट बीट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ब्रीथिंग रेट इज नॉर्मल, सिस्टोलिक प्रेशर इज नॉर्मल, बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल, मेटाबॉलिक रेट इज नॉर्मल, हीमोग्लोबिन परसेंटेज इज नॉर्मल, नंबर ऑफ आरबीसी इज नॉर्मल, ये सब नॉर्मल। लेकिन जैसे ही उठकर अब हम लोग एक्टिव होते हैं, काम करना शुरू करते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ता है, तो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ता जाएगा, और उसके साथ साथ ब्रीथिंग रेट, हार्ट बीट, ये सब बढ़ेगा, और सडन स्लाइट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन as well as in the number of RBC. It will also increase the volume of blood, not the plasma volume, but corpuscle. Corpuscle volume भी बढ़ेगा, तो slight increase in systolic pressure, metabolic rate बढ़ेगा, तो slight increase in body temperature, ये सब बढ़ता जाएगा। और रात होते होते जब हम लोग बेड टाइम जब कहते हैं, जब सोने जाते हैं, तो ये सब पीक पर होता है, फिजियोलॉजी हम लोग का पीक पर होता है। अब इससे ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो बॉडी को नुकसान होगा, तो हम लोग सोते हैं। सोने का पर्पस है कि ये जो मैक्सिमम लेवल बढ़ा हुआ था वो घट के फिर नॉर्मल हो, और सुबह में फिर नॉर्मल, फिर ये रिपीट होगा साइकिल। तो ब्रीदिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सर्कैडियन रिदम। नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग इन द मॉर्निंग जब आप सोकर उठते हैं, और जब आप जैसे जैसे आप काम करते हैं, आपका बॉडी एक्टिवेटेड होता जाता है, रात में सोने जाते हैं तो इट इज मैक्सिमम डायनल वेरिएशन है। अगर एनीमिया हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम हो जाए, आरबीसी का नंबर कम हो जाए, तो ब्रीथिंग रेट विल इंक्रीज। अगर हाइपोटेंसिव हो जाए, यानी लो ब्लड प्रेशर, मान लीजिए किसी को डायरेक्ट डिसेंट्री हो, तो लॉस ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, तो प्लाज्मा वॉल्यूम घटेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम घटेगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा, और जैसे ही ब्लड प्रेशर घटेगा, रेट ऑफ हार्ट बीट विल इंक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Whenever the blood pressure will increase, the rate of heart will decrease. बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कार्डियक अरेस्ट, और ठीक इसका उल्टा, when the blood pressure will decrease, rate of heart beat will increase. जब बहुत बढ़ गया प्रेशर तो ये डिक्रीज करेगा, घट गया तो हार्ट बीट इंक्रीज करेगा। अब एक चीज ध्यान रखना है, अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हार्ट के साथ लंग का सर्किट है, तो हार्ट रेट बढ़ेगा। अगर ब्लड डायटेरिसेंट्री हो गया, किसी को पेट खराब हो गया, या वॉमिटिंग हो गया, एक्सेसिव स्वेटिंग हो गया, तो वीकनेस फील कर रहा है, बिकॉज उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है,
उसमें हार्ट बीट भी बढ़ा रहेगा, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा। और उसी तरह एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ गया या बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, अगेन द ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज। इस पे एक रूल है, वांट ऑफ रूल। वांट्स ऑफ रूल, वांट्स ऑफ रूल, ये वांट ऑफ रूल, वांट ऑफ रूल, ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। वांट ऑफ रूल, अकॉर्डिंग टू वांट्स ऑफ रूल, increase in the temperature by about 10 degrees centigrade increases the breathing rate by 2 folds। यानी जैसे ही एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट दुगना हो जाएगा। इसलिए जब अभी देखिएगा ह्यूमिडिटी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, और सांस तेज तेज चलेगा, ठंडा भी आएगा तो फिर आपका ब्रीदिंग रेट घट जाएगा। इसी तरह अगर किसी को बुखार हो गया, पायरेक्सी, तो पायरेक्सिया या बुखार हो गया तो उसका हार्ट बीट भी बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ब्रीदिंग रेट को कमांड। लेकिन एक चीज अगर दिमाग में रखिएगा कि PCO2, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बनाइए। सेक्स का भी है मामला, तो सेक्स का मामला इसलिए है कि फीमेल में हीमोग्लोबिन कम है, RBC कम है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना है, तो हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट दोनों बढ़ जाएंगे। सबसे ज्यादा ब्रीदिंग रेट बच्चे में होता है, छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी, इट इज अबाउट 45 पर मिनट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो स्टेबल हो जाता है। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 1 मिनट 2 मिनट ब्रेक लेंगे, फिर अभी बात करेंगे।